अध्याय 2151 पवित्र प्रकाश के पंख। दिव्य नक्षत्र काया, विशेष सम्मान 4। बायचुवान कन्वर्जेंस दिव्य शास्त्र शाश्वत चरण 1800/10,000 नींव। बायचुवान कन्वर्जेंस दिव्य शास्त्र, यह एक शाश्वत मंच शास्त्र है। वान टेन की आंखें चमक उठी जब उसने अन्य विशेषता बुलबुले देखे। वह सुखद आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार बायचुवान लियू से इतना गहरा शास्त्र निकलेगा। इसके अलावा सिर्फ नाम से ही यह स्पष्ट था कि यह तकनीक बायचुवान परिवार के लिए ही खास थी। वान टेन के मन में अंतर्दृष्टि के खंड तैरने लगे और एक हल्की छाया प्रकट हुई जो इस तकनीक की साधना पद्धति को प्रदर्शित कर रही थी। शक्ति उसकी मध्याह्न रेखाओं से होकर असंख्य नदियों की तरह प्रवाहित हुई जो अंततः एक विशाल महासागर में मिल गई। यह महासागर एक योद्धा का आंतरिक ब्रह्मांड था। वान टेन की आंखें एक अजीब नीली रोशनी से चमक उठीं और उन्हें एक गहन समझ प्राप्त हुई। 100 नदियों का संगम, इसका अर्थ था शक्ति को असंख्य सूक्ष्म शाखाओं में रूपांतरित करना, जैसे भिन्न भिन्न आकार की नदियां जो एक ही स्थान पर मिलती हैं। ऐसा करने से खेती की गति बहुत बढ़ जाएगी। इस समय वान टेंग ने बायचुवान कन्वर्जेंस दिव्य शास्त्र की साधना पद्धति में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वह इसकी कठिनाई से हैरान था। इस शास्त्र के केवल आधार चरण के लिए ही 10,000 अंकों की आवश्यकता थी। यह अन्य शाश्वत चरणीय शास्त्रों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद इसने जल शक्ति की साधना की गति में महत्वपूर्ण तेजी लाने का वादा किया, जो कि सामान्य शास्त्रों की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक थी। यह बायचुवान कन्वर्जेंस दिव्य शास्त्र का लाभ था। बायचुवान परिवार के बीच इसे दिव्य धर्मग्रंथ माना जाता था, इसलिए यह निस्संदेह एक शीर्ष स्तरीय धर्मग्रंथ था। वान टेंग ने बायचुवान लियू के पूरे अस्तित्व का पूरी तरह से शोषण किया था। शारीरिक बनावट, शास्त्र, युद्ध तकनीक, एक भी पहलू को नहीं छोड़ा था। दुर्भाग्य से उसके क्षेत्र और उसकी मूल शक्ति ने वान टेंग को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की, अन्यथा वान टेंग ने उसका फायदा उठाया होता। 7वां मार्शल योद्धा लुतियान। वान टेंग ने लुतियान पर विशेष ध्यान दिया। वह एकमात्र विलक्षण योद्धा था जिसने रक्तपिपासा चेतना पर महारत हासिल की थी। वर्तमान में वान टेंग केवल उससे रक्तपिपासा चेतना निकाल सकता था। रक्तपिपासा तलवार डोमेन 1205,005वीं रैंक। वध की उत्पत्ति 1350/10,000 प्रथम श्रेणी। पिछले 6 महीनों में लुतियान ने जबरदस्त सुधार किया था। अपने रक्तपिपासा तलवार डोमेन में 5वें स्थान पर पहुंच गया था। उसके वध की उत्पत्ति में भी प्रगति देखी गई थी। इस प्रकार वान टेंग को लाभ मिला। न केवल उसका रक्तपिपासा तलवार क्षेत्र चौथे से 5वें स्थान पर पहुंच गया, बल्कि वध की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये 5वीं रैंक का रक्तपिपासा तलवार डोमेन उसके 5 तत्व तलवार डोमेन के बराबर था। ब्लडस्ट स्वॉर्ड डोमेन ने अन्य डोमेन को बहुत पीछे छोड़ दिया, एक तथ्य जिसे वान टेंग किसी से भी बेहतर समझता था। इसलिए उसने लाभ उठाने के लिए लुतियान का फायदा उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि एक ही क्षेत्र अलग अलग हाथों में अलग अलग शक्ति स्तर प्रदर्शित कर सकता है। वान टेंग ने सभी पहलुओं में लुतियान को पीछे छोड़ दिया और अब रक्तपिपासा तलवार क्षेत्र की उसकी समझ लुतियान के समान स्तर पर पहुंच गई थी। अगर इसे मुक्त किया जाए तो निस्संदेह यह अधिक शक्तिशाली होगा। गॉड स्लेयर प्रथम रुख 5,000/10,000 आधार। गॉड स्लेयर सेकंड स्टांस 4,500/10,000 फाउंडेशन। गॉड स्लेयर थर्ड स्टांस 2,800/10,000 फाउंडेशन। वान टेंग जब युद्ध तकनीक की विशेषताओं को देखा तो बहुत खुश हुए। लुतियान और यू यूनिक्सियन के बीच पिछले मुकाबले में केवल गॉड स्लेयर फर्स्ट स्टांस का खुलासा किया गया था और बाद के 2 रूपों का खुलासा नहीं किया गया था। अब वे अंततः पूर्ण हो गए थे। हालांकि जिस बात से वान टेंग को कुछ अफसोस हुआ वह ये था कि इसमें मनुष्य और तलवार की एकता जैसी कोई विशेषता नहीं थी। यद्यपि वे सभी आधारभूत स्तर पर थे, फिर भी वह बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें ये सब मिल गया। आखिरकार ये दिव्य स्तर की युद्ध तकनीकें थीं। हालांकि जिस बात से वान टेंग को कुछ अफसोस हुआ वह ये था कि इसमें मनुष्य और तलवार की एकता जैसी कोई विशेषता नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मेरी मनुष्य और तलवार की एकता ने उसे पीछे छोड़ दिया है। वान टेंग गहरी सोच में था। 8वां मार्शल योद्धा यू युनशियान। यू युनशियान की विशेषताएं तो और भी कम थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध तकनीकों के अलावा अन्य विशेषताएं मूलतः वान टेंग के लिए कोई मददगार नहीं थीं। इस मामले में तो ऐसा लग रहा था कि वान टेंग ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। तानाशाह की 12 तलवारें। पहली तलवार 16,500/50,000 विशेष। तानाशाह की 12 तलवारें। दूसरी तलवार 12,500/50,000 विशेष। तानाशाह की 12 तलवारें। तीसरी तलवार 10,500/30,000 अच्छी तरह से वाकिफ। तानाशाह की 12 तलवारें। चौथी तलवार 5,200/10,000 आधार।
पहली 3 तलवारों की दक्षता एक बार फिर काफ़ी बढ़ गई थी, तीसरी तलवार आधार से निपुण अवस्था तक आगे बढ़ गई थी। सबसे बड़ा आश्चर्य तो चौथी तलवार थी। यह एक तलवार कौशल होना चाहिए जो यू यूनिक्सियन ने अभी कुछ समय पहले ही सीखा है। वांग टेंग को भी इससे लाभ हुआ। यू यूनिक्सियन ने भी मनुष्य और तलवार की एकता की कोई विशेषता नहीं छोड़ी। वांग टेंग को थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि उसने खूनी और अत्याचारी गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि उन्हें कब तक उनके बड़े होने का इंतजार करना होगा। 9वां मार्शल योद्धा था वुयान। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर रही वुयान ने वांग टेंग को कई आश्चर्यचकित कर दिया। वह एक दुर्लभ तीरंदाजी मार्शल योद्धा था और तीरंदाजी में उसकी दक्षता असाधारण रूप से उच्च थी। युद्ध में वांग टेंग भी खुद को वुयान से कुछ हद तक परेशान पाता था। जहर मार्श डोमेन 2300/3000 तीसरा रैंक। जहर की उत्पत्ति 600/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग को लगा कि वुयान का जहर दलदली क्षेत्र काफ़ी शक्तिशाली है। अगर वांग टेंग के बजाय कोई और योद्धा उसके जहर दलदली क्षेत्र में फंसा होता तो बचकर निकल पाना नामुमकिन होता। जैसे जैसे जहर दलदल क्षेत्र से संबंधित अंतर्दृष्टि वांग टेंग के दिमाग में विलीन होती गई, उन्हें लगातार ज्ञान प्राप्त होता गया। तो यह ऐसा ही है। जहर के क्षेत्र को पानी के क्षेत्र के साथ मिलाकर इसे घातक जहर से भरी चिपचिपी अवस्था में बदलकर यह न केवल मार्शल योद्धाओं को गतिहीन कर सकता है, उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ बना सकता है, बल्कि यह लगातार उनके शरीर में जहर भी पहुंचा सकता है, जिससे अंततः उनकी युद्ध शक्ति और यहाँ तक कि उनका जीवन भी समाप्त हो सकता है। जहर दलदल क्षेत्र के सार को समझकर वांग टेंग की आंखें समझ से चमक उठीं। पवित्र प्रकाश के पंख, दिव्य नक्षत्र काया, विशेष सम्मान 5। उनके विचार में यह एक अन्य प्रकार का डोमेन रूपांतर था जिसे नेदरवर्ल्ड डोमेन में एकीकृत किया जा सकता था। फैंग मो के जहर जल निचले बर्फ क्षेत्र के समान एक में बर्फ और जहर को मिलाकर जल विशेषता में परिवर्तन शामिल किया गया, जबकि दूसरे में जहर विशेषता को शामिल किया गया। जटिलता के संदर्भ में ये कहना कठिन था कि कौन अधिक था और कौन कम। दोनों ही भिन्नताएं असाधारण रूप से गहन थीं, जिन्हें कोई साधारण योद्धा समझ नहीं सकता था। फैंग मो और वुयान में असाधारण प्रतिभा थी। दिव्य शमन सूर्य बाण तोड़ने की तकनीक अनंत चरण 3200/5000 आधार। अनंत चरण तीर कौशल। वांग टेंग थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वुयान का तीर कौशल अनंत चरण पर होगा। इन प्रतिभाशाली लोगों की नींव बहुत मजबूत थी। वांग टेंग एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वुयान की पृष्ठभूमि सरल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसे शाश्वत चरण युद्ध कौशल कहाँ से मिलेगा। नए छात्रों की वर्तमान आय के स्तर के साथ शाश्वत चरण युद्ध तकनीक के लिए विनिमय करना असंभव था। हर नया छात्र वांग टेंग की तरह नहीं हो सकता, जो कम समय में लाखों अंक अर्जित कर ले। यदि वे 10 लाख अंक भी एकत्र करने में सफल हो गए, तो भी उनकी प्राथमिकता युद्ध तकनीकों के आदान प्रदान की नहीं, बल्कि शास्त्रों के आदान प्रदान की होगी। ये सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस प्रकार ये दिव्य शमन ब्रेकिंग सन एरो तकनीक वुयान का विशेष अधिकार होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे बायचुवान परिवार का नौसार बायचुवान ब्लेड कौशल। सौभाग्यवश अब सब कुछ उसका था। वांग टेंग ने तीरंदाजी जैसी कई युद्ध तकनीकों का भी अभ्यास किया था। यहाँ तक कि उसके भंडारण स्थान में भी कई धनुष और बाण हथियार थे। उन्हें बिना इस्तेमाल किए छोड़ना बेकार होगा। उन्हें उनसे मेल खाने के लिए उसे एक उपयुक्त और शक्तिशाली युद्ध तकनीक की आवश्यकता थी। कौन जानता है, हो सकता है कि यह एक दिन काम आ जाए। जहर मार्श शास्त्र शाश्वत चरण 2500/8000 अच्छी तरह से वाकिफ। इसके अलावा वांग टेंग को वुयान से एक और इनाम मिला, एक धर्म ग्रंथ। ये जल और विष का मिश्रित ग्रंथ था। इसके अलावा ये शास्त्र शाश्वत स्तर पर भी पहुंच गया था, जो साधना की एक अत्यंत गहन पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। वांग टेंग के मन में कई तरह की अंतर्दृष्टियां कौंधीं। जैसे जैसे विशेषता बुलबुला एकीकृत होता गया, उसने तुरंत ही जहर दलदल शास्त्र को आधार से लेकर पारंगत अवस्था तक पहुंचा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर उसने अंतिम योद्धा द्वारा गिराए गए गुणकारी बुलबुलों को देखते हुए एक गहरी सांस ली। युआन म्यू फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर मूल प्रथम स्थान। वांग टेंग को विशेष रूप से उसकी दिव्य नक्षत्र काया से ईर्ष्या थी। आशा है वह इसे प्राप्त कर सकेगा। विशेषता बुलबुला तुरंत वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गया। ये प्रकट हुआ, ये वास्तव में प्रकट हुआ। दिव्य नक्षत्र काया 5600/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा था। उसके भीतर एक बहुत ही अजीबोगरीब शक्ति घूम रही थी, जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और बहुत कुछ को बदल रही थी। यहाँ तक कि सबसे गहरे स्तर पर भी परिवर्तन हुआ, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन एक रहस्यमय परिवर्तन था।
एक क्षण में वान टेंग ने अपने शरीर का आत्मनिरीक्षण किया, मानो उसने अपने शरीर को शून्य में बदलते देखा हो। उसके शरीर पर स्थित एक्यूपॉइंट्स अद्वितीय शक्ति से युक्त चमकदार तारों में बदल रहे हों। उसके पूरे शरीर में अवर्णनीय शक्ति की अनुभूति फैल गई। हालांकि यह अनुभूति शीघ्र ही लुप्त हो गई और उन एक्यूपॉइंट्स ने धीरे धीरे अपनी सांसें एकाग्र कर लीं, जैसे तारे मंद पड़ गए हों और केवल कुछ तारे टिमटिमाते हुए रह गए हों। वान टेंग ने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलीं। यद्यपि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, परंतु वास्तव में केवल एक क्षण ही बीता था और बाहरी लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तक वह समझ चुका था कि दिव्य नक्षत्र शरीर वास्तव में क्या है। ये शारीरिक बनावट वास्तव में बहुत ही शानदार थी तथा वर्तमान में उनके पास मौजूद विभिन्न शारीरिक बनावटों में ये शीर्ष 5 में शुमार थी। यहाँ तक कि बायचुवान परिवार की बायचुवान दिव्य काया भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। इस शरीर का होना ऐसा था जैसे हर एक्यूपॉइंट में असंख्य सितारे समाहित हों और उसमें अवर्णनीय शक्ति समाहित हो। यदि इसे मुक्त कर दिया जाए तो यह एक भयानक शक्ति उत्पन्न करेगा, जैसा कि युआन म्यू ने पहले प्रदर्शित किया था। इस शारीरिक बनावट के कारण उनके शरीर की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अमानवीय रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगले ही पल वह ऐसा सोचते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वह अब युआन म्यू से युद्ध करता तो उसे सच्चे ड्रैगन युद्ध काया को बढ़ाने के लिए दूसरी तरह की दिव्य ज्वाला का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कई कायाओं की शक्ति पर निर्भर करते हुए वह प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से परास्त कर सकता था। टस्क। वान टेंग ने अपने होठों को चटकाया। उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। ये काफी अचानक हुआ था। वह अचानक इतना शक्तिशाली हो गया। इसके बाद वान टेंग ने दूसरे विशेषता बुलबुले को देखा। तारामंडल पाम अनंत चरण 4000/5000 आधार। नक्षत्र क्षेत्र दिव्य नक्षत्र काया से व्युत्पन्न एक क्षेत्र था। युआन म्यू ने इस डोमेन में महारत हासिल कर ली थी और 5वीं रैंक पर पहुंच गया था, जबकि वान टेंग ने जो विशेषता बुलबुला प्राप्त किया था वह उसे केवल 4थी रैंक तक ले आया था। फिर भी उसके लिए इस डोमेन की गहन समझ हासिल करना पर्याप्त था। यह एक और शाश्वत मंच युद्ध तकनीक थी। वान टेंग आज व्यावहारिक रूप से युद्ध तकनीकों में डूब रहा था। जैसे ही विशेषता बुलबुला उसके दिमाग में विलीन हुआ, वान टेंग को तुरंत इस युद्ध कौशल से थोड़ी परिचितता महसूस हुई। 4000 विशेषता बिंदुओं के साथ वह नींव स्तर पर पहुंच गया। हालांकि यह असाधारण रूप से मजबूत नहीं हो सकता है, कम से कम वह इसका उपयोग कर सकता है। ये हस्तरेखा कौशल मेरी 5 तत्व मुट्ठी से लड़ सकता है। बुरा नहीं है, वान टेंग ने खुद से कहा। तारामंडल डोमेन 1000/4000 चौथा रैंक। युआन म्यू का डोमेन बेहद अनोखा था, जिसे नक्षत्र डोमेन के नाम से जाना जाता था। यह एक मिश्रित डोमेन था जिसमें युआन म्यू की विशेषताएं पृथ्वी, लकड़ी और धातु थीं। पहली नज़र में ये साधारण लग रहा था, इसमें कोई विशिष्ट विशेषता नहीं थी और यहाँ तक कि इसमें कोई विशेष शक्ति भी नहीं थी। हालांकि उनकी दिव्य नक्षत्र काया की मदद से साधारण शक्तियां भी असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकती थीं। नक्षत्र क्षेत्र दिव्य नक्षत्र काया से व्युत्पन्न एक क्षेत्र था। युआन म्यू ने इस डोमेन में महारत हासिल कर ली थी और 5वीं रैंक पर पहुंच गया था, जबकि वान टेंग ने जो विशेषता बुलबुला प्राप्त किया था वह उसे केवल 4थी रैंक तक ले आया था। फिर भी उसके लिए इस डोमेन की गहन समझ हासिल करना पर्याप्त था। नक्षत्र क्षेत्र एक असाधारण रूप से समावेशी क्षेत्र था। यदि किसी के पास 3 प्रकार की शक्तियां हों तो वह 3 क्षेत्रों की शक्ति को अपने में समाहित कर सकता है। यदि किसी के पास 5 शक्तियां हों तो स्वाभाविक रूप से वह 5 क्षेत्रों की शक्ति को अपने में समाहित कर सकता है। जब तक कोई इसे समझ सकता है। युआन म्यू के पास केवल 3 बल थे, इसलिए वह केवल इन 3 बलों के डोमेन को ही समझ सकता था। लेकिन वान टेंग अलग था, उसके पास कई डोमेन थे और कोई यह भी कह सकता है कि वे काफ़ी व्यापक थे। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में कहें तो नक्षत्र क्षेत्र उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया था। वान टेंग ने अपने दिल में उमड़ते हुए आनंद को धीरे धीरे शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युआन म्यू का नक्षत्र क्षेत्र उसके लिए इतना सही होगा। यह अद्भुत लगता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत शानदार। वान टेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, वह उत्साह से अभिभूत था। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी और अगर स्थिति अनुमति देती तो वह सचमुच हंस पड़ता। तारामंडल क्षेत्र की समझ के साथ वान टेंग अब अपने सभी क्षेत्रों को इसमें एकीकृत कर सकता था, जिससे ये सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन गया। यहाँ तक कि ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र और पाताल लोक क्षेत्र जो वर्तमान में उसके पास था भी उसकी तुलना में फीके थे। एक क्षण के बाद वान टेंग की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। युआन म्यू के अधिकांश गुण बुलबुले यहीं थे और चूंकि उनकी उत्पत्ति की शक्ति वान टेंग जितनी अधिक नहीं थी, इसलिए वे विशेष रूप से उपयोगी नहीं थे। वान टेंग ने आसपास के माहौल को देखा। सभी विशेषता बुलबुले एकत्र किए जा चुके थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया।
जैसे ही वान टेन की आकृति गायब हुई, युद्ध देख रहे नए और पुराने छात्र सभी अवलोकन स्थल से गायब हो गए। बाहर एक बड़ी लहर पहले ही उठ चुकी थी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में बदलाव हुए, वान टेंग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इस क्षण वह फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में सचमुच नंबर 1 बन गया, एक अधिक स्थान। युआन म्यू, वू यान, लुतियान और अन्य कुछ दूरी पर खड़े होकर फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष पर चमकदार नाम को देख रहे थे। उनके हाव भाव जटिल थे। सातवें तारकीय अकादमी महाद्वीप पर धीरे धीरे डूबते सूरज के साथ ये दृश्य स्थिर हो गया, जो अंतिम परिणाम बन गया। धमाका। कुछ धुंधले संसार में प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ सीधा ऊपर की ओर चमक रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा था। घोषणा। फ्रेशमैन वान टेंग फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर प्रथम स्थान पर आ गए हैं। उनकी लड़ाकू शक्ति अद्वितीय है तथा उन्होंने सभी पूर्व फ्रेशमैन लीडरबोर्ड रैंकिंग द्वारा बनाए गए सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उसी समय एक आवाज़ सबके कानों में गूंजी। हर कोई दंग रह गया। इस बार ये समाचार कलाई बैंड के माध्यम से नहीं भेजा गया, बल्कि सीधे इस आवाज़ के माध्यम से फैला, जो 7वें स्टेला अकादमी महाद्वीप के हर कोने में गूंज उठा। ऐसा सम्मान अभूतपूर्व था। कई पुराने छात्रों को पता था कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। अतीत में सबसे चमकदार प्रतिभाओं को भी कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। अकादमी ने व्यक्तिगत रूप से सभी को इसकी घोषणा की थी। ये वान टेंग के लिए 7वीं स्टेला अकादमी की मान्यता थी। धमाका। एक पल में सभी लोग खुशी से झूम उठे। वे वास्तविकता में वापस आ गए, आखिरकार समझ गए कि क्या हुआ था। लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। छात्र वान टेंग को बधाई। अकादमी आपको 1 मिलियन अंक देकर पुरस्कृत करती है। इसके बाद वह आवाज़ फिर गूंजी, धीरे धीरे दूर तक गूंजती हुई। आप सभी नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना चाहते हैं। 1 मिलियन अंक। आकाश में जब यह आवाज़ गूंज रही थी, तब भीड़ आश्चर्य में डूब चुकी थी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने की घटनाएं पहले भी हुई थीं, लेकिन ये पहली बार था जब 10 लाख अंकों का इतना बड़ा इनाम दिया गया था। यहाँ तक कि कई पुराने छात्र, न केवल नए छात्र, ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। 1 मिलियन अंक। एक शाश्वत चरणीय धर्मग्रंथ की लागत केवल 1.25 मिलियन अंक होती है, और अब वे उसी तरह से 1 मिलियन अंक पुरस्कृत कर रहे हैं। दूर से देखने पर युआन म्यू और बाकी लोग अभी तक वहां से नहीं निकले थे। उनके हाव भाव ऐसे बदल गए थे मानो उन्होंने अभी अभी कुछ अप्रिय चीज का स्वाद चखा हो। वान टेंग ने न केवल प्रसिद्धि में उन्हें पीछे छोड़ दिया, बल्कि उनकी कीमत पर अंक भी अर्जित करने में सफल रहे। धत्तेरी की, ये तो बहुत ज्यादा था। अकादमी उसे इस तरह कैसे बिगाड़ सकती है। सभी 10 प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा बेहद निराश महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अनजाने में वान टेंग की मदद कर दी थी। यदि उन्होंने वान टेंग की चुनौती स्वीकार नहीं की होती, तो क्या वह ये 1 मिलियन अंक अर्जित कर पाते। दूसरी ओर फैंग किंगयान के चेहरे पर एक गहरा भाव था, जिससे ऐसी आभा निकल रही थी जो दूसरों को उसके पास न आने की चेतावनी दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि किंगयान क्लब के उच्च पदस्थ सदस्य भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फैंग किंगयान को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था जिसे वह कम से कम देखना चाहता था। अंत में वान टेंग ने सभी शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को हराकर सफलतापूर्वक पहला स्थान हासिल कर लिया। वान टेंग की प्रतिभा ने फैंग किंगयान को बेचैन कर दिया। अकेले ही सभी 10 शीर्ष प्रतिभावानों को चुनौती देना और पराजित करना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उनकी मानसिक शांति को भंग कर दिया। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। यहाँ तक कि अपने समकालीनों को पीछे छोड़ने वाले पिछले प्रतिभाशाली लोगों ने भी कभी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ नहीं हराया था। तो फैंग किंगयान का मूड पहले से ही काफ़ी खराब था। अब वान टेंग के लिए अकादमी के इनाम के बारे में सुनकर उसका चेहरा बर्तन के तल से भी ज़्यादा काला हो गया। 1 मिलियन अंक। उसके पास बचत के लिए 10 लाख अंक भी नहीं थे। वान टेंग इतनी जल्दी उससे कैसे आगे निकल सकता था। किंगयान सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते वह इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे। बेशक ऐसा नहीं था कि वह 10 लाख अंक नहीं कमा सकता था, लेकिन अपनी साधना प्रक्रिया के दौरान उसने बहुत ज़्यादा अंक खर्च कर दिए थे। उसके लिए 10 लाख अंक बचाना चुनौतीपूर्ण था। फिर भी चाहे आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, 1 मिलियन पॉइंट कोई छोटी रकम नहीं थी। यहाँ तक कि उसे भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। खराब मूड और ईर्ष्या व जलन के मिश्रण के कारण उसकी भावनाएं सचमुच जटिल थीं। नए छात्रों का लीडरबोर्ड समाप्त हो गया है। कल ग्रैंड डिसिपल स्वीकृति समारोह होगा। सभी नए छात्र कृपया कल ग्रैंड यूनिवर्स हॉल में एकत्रित हों। ये भव्य आवाज़ एक बार फिर पूरे स्टेला अकादमी में गूंज उठी, जिससे हर कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये सही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड समाप्त हो चुका था और अगला कार्यक्रम महत्वपूर्ण ग्रैंड डिसिपल एक्सेप्टेंस समारोह था। इसके तुरंत बाद आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड सभी के सामने प्रकाश के सुनहरे स्तंभ में गायब हो गया। हर कोई जानता था कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए लड़ाई पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। कई लोगों के चेहरे पर अफसोस था।
उन्हें अपेक्षित रैंकिंग नहीं मिली थी। हालांकि कुछ लोग बेहद खुश थे, जो दर्शाता था कि उनकी रैंकिंग अपेक्षाकृत ऊंची थी। सिर्फ नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य ही खुशी से झूम रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी और कुछ तो स्पष्ट रूप से उत्साहित भी थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ तो उत्साहित भी थे। इसी समय भीड़ के बीच वांग टेंग का स्वरूप प्रकट हुआ। कई लोग जटिल भावों से उसकी ओर देख रहे थे। वांग टेंग ने भीड़ की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही सामान्य काम किया हो। फिर वह नक्षत्र समाज के सदस्यों की ओर चल पड़ा। अध्यक्ष, जब उन्होंने उसे पहले नहीं देखा था तो उनके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। अब जब उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो वे भावनाएं और भी तीव्र हो गईं। वांग टेंग ने भीड़ की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही सामान्य काम किया हो। फिर वह नक्षत्र समाज के सदस्यों की ओर चल पड़ा। अध्यक्ष, अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों ने वांग टेंग को श्रद्धा से देखा और एक के बाद एक पुकारने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी, क्या फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर आपकी रैंकिंग पीछे रह गई है? वांग टेंग ने सिर हिलाकर पूछा। उन्होंने तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए राष्ट्रपति महोदय, हमने आपको निराश नहीं किया। यह अच्छी बात है। भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह कल है, इसलिए आज रात साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस जाओ और आराम करो। समारोह के बाद हम साथ मिलकर जश्न मनाएंगे, वांग टेंग ने कहा। नक्षत्र समाज के सदस्य खुशी से झूम उठे। वे बेहद खुश थे। पहले से दबी हुई निराशा आखिरकार दूर हो गई। बधाई हो जूनियर भाई वांग टेंग, फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर प्रथम स्थान अच्छी तरह से योग्य। दूर से वू मिंग और जी फेउन हाथ में हाथ डाले वांग टेंग के पास पहुंचे और मुट्ठी बांधकर उनका अभिवादन किया। मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। बधाई की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कल का भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह है, वांग टेंग ने शांत भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा। समारोह समाप्त होने के बाद हम एक साथ जश्न मना सकते हैं। वांग टेंग, यदि आप फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर हैं, ग्रैंड डिसिपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी के दौरान एक अच्छा गुरु नहीं ढूंढ सकते हैं, तो दूसरों के पास और भी कम मौके होंगे। आप बहुत विनम्र हैं, वूमिंग ने कहा। अत्यधिक विनम्र होना केवल पाखंड है। वूमिंग के पीछे खड़ी वुयान बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम छोटे बच्चे, जूनियर भाई वांग टेंग से सीखो। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहला स्थान प्राप्त करने के बाद भी वह विनम्र बने हुए हैं। तुम जैसे नहीं हो जो सिर्फ दूसरे स्थान पर है। तुम खुद से खुश महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि तुम असाधारण हो, इस व्यक्ति और उस व्यक्ति को नीचा दिखा रहे थे। देखो, तुम तीसरे स्थान पर आ गए। वूमिंग ने डांटते हुए वुयान के सिर पर एक मजेदार तमाचा मारा। बड़े भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वुयान ने अपना सिर खुजलाया, वह काफी शर्मिंदा लग रहा था। तुम दोनों, यह क्या है? वांग टेंग अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण हंस पड़ा। वुयान ने अभी अभी वूमिंग को बड़ा भाई कहा। क्या वे भाई हैं? लेकिन उनकी उम्र में काफ़ी अंतर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वूमिंग के माता पिता को अपने बुढ़ापे में कोई बच्चा हुआ हो? वांग टेंग ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, यह उतना ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत हुआ। दो शाश्वत चरण मार्शल योद्धा जो यिन यांग ड्रैगन सार गोली बनाना चाहते थे, वे बुढ़ापे में भी एक बच्चे की तलाश कर रहे थे। मार्शल योद्धा होना बहुत अच्छी बात है। वे किसी भी उम्र में जोश से भरे रहते हैं। स्वस्थ शरीर अच्छा है। वुयान को लगा कि वांग टेंग की निगाहें कुछ अजीब हो गई थीं और वह जो कुछ सोच रहा था उसके बारे में संदेह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। चाहते हैं? दो। वुयान मेरा छोटा भाई है, कृपया उसे माफ कर दो, वूमिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। मैं समझ गया। वांग टेंग ने अचानक समझने का नाटक किया, फिर थोड़े माफ़ी मांगने वाले लहजे में वुयान की ओर मुड़ा। मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। हो सकता है कि मैं पहले थोड़ा कठोर हो गया होता। माफ़ी चाहता हूँ, ईमानदारी से। बेहतर होता अगर वह इस बारे में कुछ न कहता। जैसे ही उसने ऐसा किया, वुयान का चेहरा काला पड़ गया। बस थोड़ा सा कठोर? वह अत्यंत कठोर था। वह अभी भी अपने चेहरे और सिर पर दर्द महसूस कर सकता था। सौभाग्य की बात यह थी कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का मुकाबला स्थान सिर्फ एक प्रक्षेपण था, उसका असली शरीर नहीं। अन्यथा वह यहाँ चोटों से भरे चेहरे के साथ खड़ा होता। नहीं, अगर ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से यहाँ खड़ा नहीं होता। वह वांग टेंग को कोसने के लिए एक शांत कोने में भाग जाता। वूमिंग के होठों के कोने थोड़े कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्पेस में वुयान को पीटा गया था और उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। खांसी। हालांकि उसने अपना गला साफ किया और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी चोट है। भविष्य में उसे कुछ सबक सिखाएं ताकि वह बहुत घमंडी न हो जाए। वुयान, यह उसका सगा भाई था। ठीक है, चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
वुयान, अरे वह इतनी जल्दी क्यों मान गया? क्या उसे लोगों को पीटने की लत थी? उसे लगा कि उसे वांग टेंग से सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी होगी। यह आदमी बहुत खतरनाक था। नहीं, उसे और अधिक मेहनत करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को पकड़ना होगा। हालांकि वांग टेंग की प्रतिभा वाकई असामान्य थी, उसने युआन म्यू को भी हरा दिया, लेकिन उसकी अपनी प्रतिभा भी थी। उसे विश्वास था कि वह हमेशा नहीं हारेगा और देर सबेर जीत हासिल कर लेगा। तब तक उसे आज के अपमान के लिए वांग टेंग से निश्चित रूप से बदला लेना होगा। वैसे मैं चाहता हूं कि वुयान नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो जाए। तुम क्या सोचते हो? वुमिंग ने अचानक कहा। क्या? वुयान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो? एड्स बाय पब फ्यूचर, ये कैसा मजाक है? वह बस वांग टेंग से दूरी बनाए रखने के बारे में सोच रहा था और अब उसका बड़ा भाई चाहता था कि वह नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो जाए। वह पागल हो गया होगा। वांग टेंग भी अचंभित रह गया। सीनियर वुमिंग क्या सोच रहे थे जब उन्होंने वुयान को नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने के लिए कहा? उसका विच टावर एलायंस कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके छोटे भाई के तौर पर क्या विच टावर एलायंस में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा? क्या वह अपने पक्ष में एक जासूस को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था? ये सीनियर वुमिंग, जो मोटी भौहों और बड़ी आंखों वाला दिखाई देता था, एक षड्यंत्रकारी निकला। जी फेउन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वुमिंग ने वुयान को नक्षत्र समाज में शामिल होने की अनुमति दे दी। ऐसा लग रहा था कि उसे वांग टेंग से बहुत उम्मीदें थीं। वह नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो सकता है, हालांकि हमें सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। क्या ये ठीक है? वांग टेंग ने पूछा। बाद में उसने वुयान की ओर देखा, उसे स्थिति कुछ मनोरंजक लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वुयान को वांग टेंग के प्रति मनोवैज्ञानिक आघात लगा था। वरिष्ठ वुमिंग, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वांग टेंग के विचार तेजी से दौड़ने लगे और उसने सवाल किया। मैं गंभीर हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। निश्चिंत रहें, अगर वुयान नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होता है तो उसका हमारे चुड़ैल टॉवर गठबंधन से कोई संबंध नहीं होगा। मैं उसे फिर से चुड़ैल टॉवर गठबंधन में कदम नहीं रखने दूंगा। वुमिंग ने घोषणा की। बड़े भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं विच टॉवर एलायंस में शामिल होना चाहता हूं। वुयान ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वुयान के माथे पर एक और थप्पड़ पड़ा। वुयान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह खून थूकना चाहता है। उसे फिर से थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? उसके मानवाधिकार कहाँ थे? वुमिंग के चेहरे के भाव को देखकर वांग टेंग ने सोचा कि शायद वह वास्तव में वुयान को नक्षत्र सोसाइटी में शामिल करने पर विचार कर रहा था। लेकिन वह क्या चाहता था? इससे उसे गहरा संदेह हुआ। वह नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो सकता है, हालांकि हमें सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। क्या ये ठीक है? वांग टेंग ने पूछा। कोई बात नहीं, अगर वह परेशानी खड़ी करता है तो आप मेरी ओर से उसे अनुशासित कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, वुमिंग ने हंसते हुए कहा। अच्छा, आपके आश्वासन से मुझे राहत मिली है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और यूकिकियाओ की ओर मुड़ते हुए कहा, बाद में उसे रजिस्टर करने में मदद करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूकिकियाओ ने असंतुष्ट वुयान को आश्चर्य से देखा और सिर हिला दिया। विच टॉवर एलायंस के अध्यक्ष वास्तव में उदार थे। आखिरकार वुयान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर था। क्या वह उसे इस तरह से नक्षत्र समाज को दे रहा था? यदि कोई और होता तो संभवतः वे ऐसी प्रतिभा को अपने ही गुट में रखते। वुयान कुछ कहना चाहता था लेकिन वुमिंग ने उसे सीधे दबा दिया। प्रतिभा होने के बावजूद वह अभी भी वुमिंग की नज़र में पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बस जूनियर वांग टेंग के साथ जाओ। वुमिंग ने वुयान को वांग टेंग के सामने धकेल दिया और बोला। वुयान, कृपया। वांग टेंग मुस्कुराया। वुयान ने वांग टेंग के मुस्कुराते चेहरे को देखा और किसी कारण से उसके दिल में अचानक ठंडक महसूस हुई। अंत में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, आज्ञाकारी ढंग से चलते हुए वांग टेंग के पीछे खड़ा हो गया। वुमिंग उसे नक्षत्र सोसाइटी में शामिल करने के लिए दृढ़ था और ऐसा लग रहा था कि वह मना नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा है कि अब उसे वांग टेंग का पीछा करना पड़ेगा। इस आदमी को भड़काना बेहतर नहीं होगा। एक बार जब वह मजबूत हो गया तो वह अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता था। एक सच्चा आदमी जानता है कि कब झुकना है और कब अपनी बात पर अड़ा रहना है। वुयान ने अब कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया। जी फेउन और वुमिंग ने जाने से पहले वांग टेंग के साथ कुछ अभिवादनों का आदान प्रदान किया। वुमिंग की विदाई की स्थिति को देखकर वुयान को अपने दिल में एक उदासी का एहसास हुआ। उसके बड़े भाई ने तो उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वुयान, निश्चिंत रहो, अब हम एक परिवार हैं। मैं भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वांग टेंग ने वुयान के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा।
मैं फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर हूँ। मैं तुम्हें मुझ पर धौंस जमाने नहीं दूंगा। वू यान ने नाक भान से कुड़ी। क्या ऐसा है? वांग टेंग की आवाज़ हल्की थी और उसने शांति से पूछा। वू यान को लगा कि वांग टेंग के आसपास का माहौल अचानक खतरनाक हो गया है, जो उनकी लड़ाई के दौरान की भावना की याद दिलाता है। वह खुद को थोड़ा असहज महसूस करने से नहीं रोक सका और खांसते हुए बोला, खैर, हमारी लड़ाई के बाद मुझे कई जानकारियां मिलीं। गुरु मिल जाने के बाद मैं कुछ समय के लिए खुद को एकांत में रखने की योजना बना रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो। सब लोग उसे अजीब भाव से देखने लगे। क्या यह आदमी किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा था? वह जरूर होगा, ये तो स्पष्ट है। फिर जब तुम एकांतवास से बाहर आ जाओगी तो हम फिर से मुकाबला कर सकते हैं, वांग टेंग ने सहजता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वू यान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसे अचानक लगा कि जीवन अंधकार में होता जा रहा है। जब वे बात कर रहे थे तभी कुछ लोग उनके पास आए। वे लू तियान, रेनॉल्ड्स और बायचुवान लियू थे। वांग टेंग, यूकिकियाओ ने उन्हें आते देखकर वांग टेंग को याद दिलाया। वांग टेंग ने अपना सिर घुमाया, उनकी तरफ देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये लोग यहाँ किस लिए आए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे? वांग टेंग, रेनॉल्ड्स पहले बोले, क्या नक्षत्र सोसाइटी अभी भी भर्ती कर रही है? वांग टेंग और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा था? क्या ये प्रतिभाशाली योद्धा नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने के लिए यहाँ आए थे? यूकिकियाओ और वैद की निगाहें अजीब हो गईं। उन्होंने रेनॉल्ड्स और वांग टेंग की ओर देखा। क्या वे वांग टेंग से सहमत थे? आप नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना चाहते हैं? वांग टेंग ने पूछा। ये सही है, हमारे पास जाने के लिए कोई अन्य गुट नहीं है, इसलिए हमने नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने का फैसला किया। बायचुवान लियू ने सिर हिलाया और कहा, आपकी प्रतिभा के साथ अन्य प्रमुख गुटों में शामिल होना आसान होना चाहिए, है ना? वांग टेंग ने पूछा। पुराने गुटों में शामिल होना उबाऊ है, रेनॉल्ड्स ने हंसते हुए कहा। अगर हम शामिल होने जा रहे हैं तो आइए नए छात्र गुट में शामिल हों। नक्षत्र समाज की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और आपकी ताकत ने हमारी प्रशंसा अर्जित की है। इसलिए हम नक्षत्र समाज में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। भाई लू तियान, क्या आप भी आ रहे हैं? वांग टेंग ने सिर हिलाया और चुप लू तियान की ओर देखा। वह ये नहीं भूला था कि इस आदमी की पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। वध का पवित्र मंदिर, ये निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत थी जिससे निपटना आसान नहीं था। क्या लू तियान, जो वध के पवित्र मंदिर से आया था, भी अपने छोटे नक्षत्र समाज में शामिल होना चाहता था? क्या इसमें हितों का टकराव नहीं था? लू तियान ने चुपचाप सिर हिलाया। क्या आपकी पहचान कोई समस्या नहीं है? वांग टेंग ने अनिश्चितता से पूछा। कोई बात नहीं, लू तियान ने शांति से कहा। ठीक है, चूंकि आप लोग इतने ईमानदार हैं, अगर मैं सहमत नहीं होता तो ऐसा लगेगा कि मैं तुच्छ हूं, वांग टेंग ने कहा। वू यान एक तरफ थोड़ा उलझन में था। उसे शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन ये प्रतिभाशाली योद्धा सक्रिय रूप से नक्षत्र समाज में शामिल होना चाहते थे। क्या उनके सिर में कुछ गड़बड़ थी? आसपास के योद्धा जो अभी तक तितर बितर नहीं हुए थे, वे भी हैरान थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली सभी नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो रहे थे। यह पागलपन था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 ने इस पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व किया। कई प्रमुख गुट उन्हें हटाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, वे पहले ही विफल हो चुके थे। वे क्या कह सकते थे? यूनिवर्स हॉल। इस रात को शांत तो बिल्कुल नहीं होना था। वांग टेंग ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहला स्थान हासिल किया। अकादमी ने उन्हें 1 मिलियन अंक देकर पुरस्कृत किया। युआन म्यू, जुलोंग शान और फैंग मो के अलावा फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से सभी शीर्ष 10 प्रतिभाओं को कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी द्वारा चुना गया। ये खबरें पूरे 7वें तारकीय अकादमी में तेजी से फैल गईं, जिससे जबरदस्त हलचल मच गई। रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगले दिन जब 7वें तारकीय अकादमी महाद्वीप के आकाश में तारे उगने लगे तो सभी लोग ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की ओर उमड़ पड़े। यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ छात्र भी ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की ओर दौड़ पड़े। आज भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह था। 7 तारकीय अकादमियों के लिए भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह एक शीर्ष स्तरीय आयोजन था। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली व्यक्ति जो अकादमियों में शायद ही कभी देखे जाते थे, वे ये देखने के लिए उपस्थित होते थे कि क्या कोई छात्र उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसे शिष्य के रूप में लिया जा सकता है। यह एक ऐसा आयोजन था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल 7वें स्टेलर अकादमी के मध्य में स्थित था। यह अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। प्रत्येक स्टेलर अकादमी में एक ग्रैंड यूनिवर्स हॉल था। अकादमी के भीतर सामान्य छात्र ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के करीब भी नहीं जा सकते थे, जो रहस्य से घिरा हुआ था। वहां केवल कुछ ही लोग प्रवेश कर पाए। केवल अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ प्रतिभाओं को ही प्रवेश का अधिकार था।
हालांकि इन प्रतिभाशाली लोगों ने कभी दूसरों को यह नहीं बताया कि ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के अंदर क्या था। कोई नहीं जानता था कि ग्रैंड यूनिवर्स हॉल क्या दर्शाता है, लेकिन बहुत से लोग समझते थे कि यह स्टेलर अकादमियों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। वांग टेंग, यू किकियाओ और अन्य लोग सुबह जल्दी उठे, एक निर्धारित स्थान पर एकत्र हुए और एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की ओर बढ़ गए। वू यान की आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे, वह थका हुआ और ऊर्जाहीन दिख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह रात भर बेचैनी में रहा, वह अभी भी अपने बड़े भाई द्वारा त्याग दिए जाने के आक्रोश में डूबा हुआ था। रेनॉल्ड्स, बायचुवान लियू, लू तियान, ताई बेशा और अन्य लोग ठीक थे। वे स्वेच्छा से नक्षत्र समाज में शामिल हुए, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला। इसके अलावा वे नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने से काफ़ी खुश थे और जल्दी ही यूनिक्सियन, बोरेट और अन्य लोगों के साथ घुल मिल गए, मार्शल आर्ट के बारे में बातचीत करने लगे। माहौल काफ़ी अच्छा था। बेशक इन सभी प्रतिभाओं का अपना व्यक्तित्व था। उदाहरण के लिए यूनिक्सियन और लूतियान जैसे लोग चुप रहने वाले लोग थे, जो शायद ही कभी बोलते थे और कभी कभार ही अपनी राय देते थे। भाई वुयान, कल रात ठीक से सोए नहीं, वांग टेंग ने वुयान की शक्ल देखकर चिढ़ाते हुए कहा। बिना सोचे समझे ही वांग टेंग को पता चल गया कि नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने के कारण इस आदमी को अच्छी नींद नहीं आई होगी। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि वुमिंग ने वुयान को नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने पर जोर क्यों दिया, लेकिन चूंकि वह पहले से ही एक सदस्य था, इसलिए वांग टेंग ने स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा मार्गदर्शन देने में कोई आपत्ति नहीं की। तीसरे स्थान के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वांग टेंग अभी भी वुयान को काफ़ी सम्मान देता था। वुयान ने यह सुनकर थोड़ा उदास चेहरा बनाया। यह आदमी इस बात को उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ सकता था। उसने वांग टेंग की तरफ तिरछी नज़र डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। इतना उदासीन मत बनो, अब हम सब एक परिवार हैं। सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। वांग टेंग ने वुयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा। वुयान, परिवार होने की बात तो छोड़ो, नरक में एक ऐसा परिवार जहां तुम मुझे पीटना चाहते हो, ये परिवार थोड़ा नकली लगता है। सभी अवाक रह गए, कहानी में ये कैसा मोड़ था। उन्हें लगा कि वांग टेंग कुछ गंभीर बात कहने जा रहा है, लेकिन पता चला कि वह वुयान को हराना चाहता था। क्या ये पौराणिक कठोर प्रेम हो सकता है? बायचुवान लियू, रेनॉल्ड्स और अन्य लोगों ने वुयान की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वे सिर्फ शो का आनंद लेने के लिए वहां आए थे। वांग टेंग, हम ग्रैंड यूनिवर्स हॉल में आ गए हैं। राउंड बॉल की आवाज़ अचानक सुनाई दी। अंतरिक्ष यान जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंचा और धीरे धीरे उतरा। वांग टेंग और अन्य लोग अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए। अरे बाप रे! वांग टेंग हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों में विस्मय का भाव था और वह सामने की ओर देख रहा था। ये ग्रैंड यूनिवर्स हॉल है। रेनॉल्ड्स, बायचुवान लियू और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यहां तक कि यूनिक्सियन और लूतियान भी अपवाद नहीं थे। अपने सामने का दृश्य देखकर उनके भीतर अनैच्छिक रूप से सदमे की भावना उमड़ पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर, आगे आकाश में एक विशाल तैरता हुआ वर्ग फैला हुआ था, जो अनिश्चित सीमा को कवर करता हुआ तारों भरे आकाश की विशालता से घिरा हुआ था। घना कोहरा चौक के नीचे मंडरा रहा था, मानो उसे ऊपर उठा रहा हो। चौक के ऊपर एक विशाल और प्राचीन दिखने वाला हॉल लटका हुआ था। बादलों और धुंध ने इसे सहारा दिया, जिससे एक अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। हॉल के पीछे सितारों का एक विशाल विस्तार पृष्ठभूमि को सुशोभित कर रहा था, जो एक रहस्यमय और शांत वातावरण का निर्माण कर रहा था। जैसे ही वांग टेंग और अन्य लोगों ने इस भव्य हॉल पर नजर डाली, उनके भावों में ऐसा परिवर्तन आया मानो उनके मन में एक समान संरचना उभर आई हो। कहीं से भी उत्पन्न होकर यह ऐसा साकार हुआ मानो बलपूर्वक उनके मन में प्रक्षेपित किया गया हो। उन्हें कल्पना भी नहीं करनी पड़ी। ये स्वतःस्फूर्त रूप से उभरा, मानो बलपूर्वक उनके भीतर अंकित किया गया हो, एक अकल्पनीय घटना। वांग टेंग ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में घूम रहे भयानक विचारों को बलपूर्वक दूर करने के लिए अपनी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। वह सबसे पहले विस्मय से बाहर आया। चाहे वह वुयान हो, लूतियान हो या कोई और, वे अभी भी उस अवर्णनीय सदमे में डूबे हुए थे। वापस आओ, वांग टेंग ने चिल्लाकर उनका अभिवादन किया, जिससे सभी को होश आ गया। उन्होंने आश्चर्य के भाव के साथ अपनी निगाहें हटा लीं। इस ग्रैंड यूनिवर्स हॉल का क्या मामला है? रेनॉल्ड्स ने गहरी सांस ली और पूछा। यह अजीब है, एक भव्य ब्रह्मांड हॉल अचानक मेरे दिमाग में आया। बायचुवान लियू ने भौहें सिकोड़ी। मैं भी, ये बहुत अजीब है, ताई बेईशा ने गंभीर भाव से कहा। ये किसी प्रकार की आध्यात्मिक तकनीक होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने इस तकनीक को छोड़ा है वह अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। इस हद तक कि जो कोई भी इस ग्रैंड यूनिवर्स हॉल को देखेगा, उसके मन में इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, वांग टेंग ने सोचा। प्रतिबिंबित। इस समय लूतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक सच्चे देवचरण मार्शल योद्धा की तकनीक है। प्रतिबिंब। वांग टेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तो क्या ये हॉल एक सच्चे देव स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा बनाया गया है?
बायचुवान लियू ने पूछा। कौन जानता है, वान टेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इस ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के बारे में और अधिक उत्सुक होता जा रहा हूँ। चलो चलो एक नज़र डालते हैं। इन शब्दों के साथ ही वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया था, जो आगे के चौक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वुयान, लूतियान और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए तुरंत उसका पीछा किया। जल्द ही वे चौक पर पहुंच गए, उनके पैर ठोस जमीन पर टिके हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनके इर्द गिर्द पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा थी। जैसे ही वे चौक पर पहुंचे, एक हलचल भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। लेकिन चौक के बाहर एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यह अजीब बात थी। वान टेंग ने इधर उधर देखा, एक पल के लिए रुक गया। उसने जूलोंग शान, जूशुआंग और सोलर ड्रैगन रेस के कई अन्य मार्शल योद्धाओं को देखा। उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ युआन म्यू भी आ गया, चौक के एक कोने में अकेला खड़ा था। जब वान टेंग की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। युआन म्यू की आंखों में अनिच्छा का भाव था, जो फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में वान टेंग से हारने के कारण नाराजगी प्रतीत हो रही थी। वान टेंग, आज के भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह में मुझे निश्चित रूप से आपसे अधिक शक्तिशाली गुरु मिलेगा, अचानक युआन म्यू ने चलकर शांति से कहा। लूतियान, यूयुनशियान और रेनॉल्ड्स चमकती आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। क्या युआन म्यू ने अभी तक हार नहीं मानी है? वान टेंग की प्रतिभा को देखते हुए आज उन्होंने जो गुरु चुना है, वह निस्संदेह बाकी सभी से आगे निकल जाएगा। उन्हें लगा कि युआन म्यू के लिए वान टेंग से आगे निकलना असंभव था। ओह, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी आश्वस्त हैं, वान टेंग ने युआन म्यू के शब्दों को सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा दिव्य नक्षत्र शरीर कभी किसी से नहीं हारेगा। मैं तुमसे इसलिए हारा क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरा दिव्य नक्षत्र शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, युआन म्यू ने कहा। मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर आपके पास दिव्य नक्षत्र काया है तो क्या हुआ? आप फिर भी मुझसे हार जाएंगे, वान टेंग ने कहा। तो फिर देखते हैं कि किसका स्वामी अधिक शक्तिशाली है। वे निश्चित रूप से पहले मुझे ही चुनेंगे, युआन म्यू ने कहा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वान टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्या तुम डर गए हो? युआन म्यू ने व्यंग्य किया। मुझे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाल मुझ पर काम नहीं करती। आज के भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह में गुरु शिष्य को चुनता है और शिष्य भी गुरु को चुनता है। मैं जिस गुरु को चुनना चाहता हूँ उसका मजबूत होना ज़रूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मेरी पसंद के मुताबिक हो, वान टेंग ने शांति से कहा। युआन म्यू, उसे ऐसा लगा जैसे वान टेंग नाटक कर रहा है। उसका क्या मतलब था कि ताकत मायने नहीं रखती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसकी पसंद के अनुकूल हो। वह बहुत घमंडी लग रहा था। ऐसे बोलने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम्हें हवा चलने और अपनी जीभ उखाड़ने का डर नहीं है? इस समय युआन म्यू के पीछे से एक व्यक्ति आया जो व्यंग्य कर रहा था। वान टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा। यह एक सुंदर युवक था जिसके लंबे लाल भूरे बाल थे। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी और उपहासपूर्ण मुस्कान थी। यूकियाओ, रेनॉल्ड्स और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। ये व्यक्ति अमित्र लग रहा था। आप कौन हैं? वान टेंग ने पूछा। लाल भूरे बाल, आत्मा में वृद्धि, 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष। आप कौन हैं? यह एक साधारण प्रश्न था, लेकिन इससे अपमान की गहरी भावना व्याप्त हो गई। युआन म्यू ने क्षण भर के लिए पलकें झपकाईं, उनकी आंखों में उपहास का भाव झलक रहा था। इस आदमी को यह भी नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है, और फिर भी उसने खंडन करने की हिम्मत की। वह काफी साहसी था। ओखम बहुत शक्तिशाली था। दूसरे पक्ष को अपमानित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, भले ही वान टेंग की प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। लाल भूरे रंग के लंबे बालों वाला युवक ओखम तुरंत हरा हो गया। उसकी नज़रें ठंडी होकर वान टेंग पर टिकी हुई थीं। जैसा कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के नंबर 1 से उम्मीद थी, आप काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के हैं। खैर, मेरा स्वभाव कम से कम आपसे बेहतर है, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। ओखम, वान टेंग, सीनियर ओखम शीर्ष 100 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा रैंकिंग में 86वें स्थान पर हैं। आपको पर्याप्त सम्मान दिखाना चाहिए, युआन म्यू ने सलाह दी। ओखम के चेहरे पर ठंडा अहंकार झलक रहा था। शीर्ष 100 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम होने का मतलब था कि वह एक बार फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, जिसमें दुर्जेय प्रतिभा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शीर्ष 100 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं की रैंकिंग फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की तुलना में बहुत अधिक वजन रखती है। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड केवल नए छात्रों के बीच एक रैंकिंग थी। इसके विपरीत शीर्ष 100 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा रैंकिंग अलग थी। यह एक ऐसी रैंकिंग थी जिसके लिए सभी स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं ने प्रतिस्पर्धा की थी। जो लोग शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त कर सके, वे निस्संदेह स्वर्ग स्तर के दुर्जेय योद्धा थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
यहाँ तक कि वान टेंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मात देने में सक्षम हैं, उन्हें भी स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं की रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल योद्धाओं के खिलाफ सफलता की बहुत कम संभावना मिलेगी। दोनों के स्वर्ग स्तर पर होने के बावजूद ओखम की ताकत रुवान बनलियान जैसे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से अधिक थी। तो आप 86वें हैं। क्षमा करें, वान टेंग ने प्रबुद्ध भाव से कहा। ओखम को लगा कि वान टेंग डर गया है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। हालांकि उसने वान टेंग को ये कहते हुए सुना, 86वें नंबर पर है न? मुझे लगा कि तुम शीर्ष 10 में हो। युआन म्यू, ओखम, इस आदमी का क्या मतलब था? क्या वह शीर्ष 100 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा रैंकिंग में अपने 86वें स्थान को देख रहा था? अगर कुछ नहीं है तो आप कहीं और जा सकते हैं। हम एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं हैं। वान टेंग ने उपेक्षापूर्ण ढंग से हाथ हिलाया। वान टेंग ने कभी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों का मनोरंजन नहीं किया। युआन म्यू और ओखम ने नाक भान सिकोड़ी। ओखम ने कहा, बहुत खुश मत होइए। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर प्रथम स्थान पर होना तो बस शुरुआत है। ऐसे भी फ्रेशमैन रहे हैं जो पहले प्रथम स्थान पर थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वान टेंग ने अपना सिर झुकाया और ओखम की ओर देखा। मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ, ओखम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और कुछ नहीं कहा तथा युआन म्यू के साथ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। वान टेंग ने आंखें मूंद लीं और अपनी आंखों में अनिश्चित चमक के साथ उनके प्रस्थान करने वाले आकृतियों को देखने लगा। वह इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि ओखम उसके प्रति गहरी शत्रुता रखता था। क्या उन्होंने किसी समय ओखम को नाराज किया था? वह आदमी इस बार एसोसिएट काउंसिल सदस्य के लिए उम्मीदवार है। तुम ही हो जिसने उसकी जगह ली है। टोंगन और अन्य लोग भीड़ को चीरते हुए दूर से आगे बढ़े। सहयोगी परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार। वान टेंग ने सिर हिलाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि परेशानी क्यों आई थी। इस पर और अधिक विचार न करते हुए उसने टोंगन और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा, आप सभी यहाँ क्यों हैं? ग्रैंड डिसिप्लिन एक्सेप्टेंस सेरेमनी एक बहुत बड़ा आयोजन है। हम कैसे नहीं आ सकते थे? टियोंगन ने हंसते हुए कहा। वेइना ने बताया, हम कल आपके मैच देखने गए थे। हालांकि हम अन्य लोगों के साथ थे, इसलिए हमने आपको नहीं खोजा। टोंगन ने कहा, कल आपने शानदार प्रदर्शन किया, अकेले ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का मुकाबला किया। यहाँ तक कि मेरी बहन और अन्य लोग भी इससे प्रभावित हुए। आपकी बहन? वान टेंग आश्चर्यचकित था। टोंगन की बहन ब्रह्मांड देवी रैंकिंग में एक सुंदरी है। वेइना मुस्कुराए। सचमुच? तुम अपनी बहन से मुझे कब मिलवा सकते हो? वान टेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह तुरंत टोंगन की ओर मुड़ा। टोंगन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता था और तुम मेरी बहन को पाने की सोच रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। बायचुवान लियू, रेनॉल्ड्स, वेड और अन्य लोगों ने भी टोंगन के चेहरे को देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। ब्रह्मांड देवी रैंक, ये प्रसिद्ध सुंदरियों से भरा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में वे बहुत कम ही दिखाई देते हैं। अगर उन्हें एक झलक मिल जाए तो यह एक दृश्य भोज होगा। सभी पुरुष इस विशेष रुचि को साझा करते हैं। यहाँ तक कि लुतियान और यू यूंगसियन भी मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपचाप टोंगन की ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। हालांकि हर कोई थोड़ा हैरान था। टोंगन का चेहरा एक बच्चे जैसा था, लेकिन ब्रह्मांड देवी रैंकिंग में उसकी एक बहन थी। क्या वे सौतेली बहनें थीं? टोंगन को नहीं पता था कि सब क्या सोच रहे थे, वरना वह वहीं पर भड़क सकती थी। उसे यह बात बुरी लगती थी जब लोग उसके बच्चे जैसे चेहरे के कारण उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछते थे। वे सगे भाई बहन थे। उस पर किसी और की संतान होने का संदेह क्यों किया जाना चाहिए? दूसरी बात, आपकी बहन ब्रह्मांड देवी के पद पर है, लेकिन आप अभी भी ऐसी क्यों दिखती हैं? वान टेंग ने असमंजस में पूछा। टोंगन की आंखों में तुरंत ठंडी रोशनी चमक उठी और वह वान टेंग को घूरने लगी, जो भड़कने ही वाला था। वेइना और अन्य लोगों को वान टेंग से सहानुभूति होने लगी। यह आदमी मर चुका था। क्या ये हो सकता है कि तुम एक छुपी हुई मणि हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक अच्छी नज़र डालने दो। इस समय वान टेंग ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा, टोंगन के प्यारे चेहरे की जांच की और आत्मविश्वास से घोषणा की, हम तुम्हारे चेहरे की विशेषताएं वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति हैं, सुंदरता के लिए एक कच्चा माल। थोड़ी और वृद्धि के साथ तुम अपनी बहन की तरह ब्रह्मांड देवी के पद तक पहुंच सकती हो। टोंगन थोड़ा स्तब्ध रह गई। दूसरों ने हमेशा सवाल उठाया कि क्या वह और उसकी बहन जैविक रूप से संबंधित हैं, लेकिन केवल वान टेंग ने उसे एक छिपे हुए रत्न के रूप में संदर्भित किया। इसके अलावा उसके बाद के शब्दों ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। क्या उसका चेहरा सचमुच सुंदरता की उत्कृष्ट कृति था? आत्मा में वृद्धि। 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष। 2 वान टेंग के गंभीर व्यवहार से टोंगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई आत्मा मिल गई हो। एक पल के लिए टोंगन के दिल में नाराजगी कुछ हद तक गायब हो गई।
उसे अचानक एहसास हुआ कि इस लड़के की नज़र वाकई अच्छी है। वास्तव में उसकी सुंदरता निस्संदेह अपनी बहन के बराबर थी और वह ब्रह्मांड देवी का पद पाने के लिए दृढ़ थी। टोंगडेन के हृदय में दृढ़ संकल्प की भावना जागृत हुई। ठीक कहा, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। टोंगडेन ने वांग टेंग के कंधे को थपथपाया और संतुष्ट होकर कहा, बेशक मेरे पास अन्य कौशल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुंदर महिलाओं की सराहना करने में मेरी प्रतिभा शीर्ष स्तर की है। वांग टेंग ने खुद पर प्रसन्न होकर कहा। हर कोई अवाक था। क्या सुंदर महिलाओं की सराहना करना प्रतिभा माना जाता है? उसने ऐसी बेशर्म बातें कहने का साहस किया। यह आदमी सचमुच बेशर्म था। वैसे क्या तुम सच में अपनी बहन से मेरा परिचय नहीं करा रहे हो? बस एक झलक ही अच्छी रहेगी, वांग टेंग ने कहा। चले जाओ, टोंगडेन ने झुंझलाकर जवाब दिया। इस बदमाश ने अपनी बहन का पीछा करना नहीं छोड़ा था। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे कि वांग टेंग ने आसानी से तनाव को कम कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या यह इस तरह किया जा सकता है? अरे वाह, वह तो बिना किसी चोट के भागने में कामयाब हो गया। यह आदमी बहुत चालाक था। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। नज़दीकी मुठभेड़। उसने अभी अभी टोंगडेन की हत्या की मंशा को भांप लिया था और सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की। कभी भी किसी महिला के रूप पर सवाल मत उठाए, इसके परिणाम गंभीर होंगे। वांग टेंग को आखिरकार अपने चारों ओर देखने का समय मिला। उसकी नज़रें झपकती हुई सामने के ग्रैंड यूनिवर्स हॉल पर टिक गईं। संपूर्ण ग्रैंड यूनिवर्स हॉल हवा में लटका हुआ था, जिससे रहस्य का एहसास हो रहा था। करीब से देखने पर ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की बाहरी दीवारों पर खगोलीय पिंडों को उकेरा गया देखा जा सकता है। तारे, ग्रह, उपग्रह, यहाँ तक कि निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल और भी बहुत कुछ, जैसे कि ब्रह्मांड के अंतहीन और विशाल विस्तार को अंकित किया गया हो। अब जब वे करीब आ गए थे तो वांग टेंग के दिमाग में फिर से ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की छवि उभरी। इस बार यह और भी स्पष्ट लग रहा था, क्योंकि प्रक्षेपण वास्तविक ग्रैंड यूनिवर्स हॉल को प्रतिबिंबित कर रहा था और बिना किसी भेद के हर विवरण को कैप्चर कर रहा था। करीब से देखने पर ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की बाहरी दीवारों पर खगोलीय पिंडों को उकेरा गया देखा जा सकता है। तारे, ग्रह, उपग्रह, यहाँ तक कि निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल और भी बहुत कुछ, जैसे कि ब्रह्मांड के अंतहीन और विशाल विस्तार को अंकित किया गया हो। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल का नाम ब्रह्मांड के नाम पर रखा गया था। क्या इस पर सितारों की छाप थी? ये सोचकर वांग टेंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। तभी उसकी नज़र ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगी पट्टिका पर पड़ी। 3 विशाल प्राचीन पात्र एक अवर्णनीय आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को प्रकट करते हुए उसके मन पर छा गए। ये शब्द प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। वांग टेंग इस प्राचीन भाषा से परिचित थे और उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। इसके साथ ही एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विशेषताओं के बुलबुले वास्तव में वास्तविक ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के चारों ओर प्रकट हुए, हवा में मंडराते हुए मानो जादुई रूप से बुलाए गए हों। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और विशेषता बुलबुले उठा लिए। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 12000, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 8000, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 6000। अल्पविराम, यह आत्मा के गुण हैं। वांग टेंग दंग रह गया। फिर वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने जो विशेषता बुलबुले उठाए वे सभी ब्रह्मांड क्षेत्र की आत्मा विशेषताएं थीं। हालांकि उनमें से बहुत सारे थे और कुल मिलाकर आश्चर्यजनक रूप से 63,500 अंक तक पहुंच गए। आत्मा 1,78,700 बटा 2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टेंग की स्पिरिट विशेषता में तुरंत ही महत्वपूर्ण अंतर से वृद्धि हो गई। पहले उसकी आत्मा विशेषता छठे स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र के करीब थी। अब ये 60,000 से अधिक अंकों से बढ़कर 9वें स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र तक पहुंच गई है। ये लगभग पूर्ण अवस्था में था। इस समय उसके मन में एक ठंडी शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसके सिर में हल्की सूजन महसूस हुई। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के तात्कालिक विस्तार से उत्पन्न एक अजीब अनुभूति थी। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। क्या ये हो सकता है कि भगवान का चरण वास्तव में एक भगवान चरण मार्शल योद्धा द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था? बस कुछ गिराए गए गुण बुलबुले ने उसकी आत्मा के गुणों को इस हद तक बढ़ा दिया था, जो वास्तव में अविश्वसनीय था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब वह अपने सामने ग्रैंड यूनिवर्स हॉल को गौर से देख रहा था। काश और भी विशेषता वाले बुलबुले गिरते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनकी आत्मा का गुण लगभग पूर्णता की अवस्था में था। आत्मिक गुणों में वृद्धि के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक प्रबल हो जाएगी। इस समय यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर दे तो वह स्वर्ग स्तर के शीर्ष 100 मार्शल योद्धा रैंकिंग की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के आसपास कोई विशेषता बुलबुले नहीं गिर रहे थे, जिससे वांग टेंग बेहद निराश हो गया। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल बहुत कंजूस था। स्पष्ट रूप से इतने प्रबल आध्यात्मिक प्रभाव के साथ अभी भी शक्तिशाली अवशिष्ट आध्यात्मिक तरंगें होनी चाहिए।
केवल इतने कम गुण बुलबुले कैसे हो सकते हैं? आओ थोड़ा और, कृपया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, लगातार चिढ़ाने और उकसाने की कोशिश की, यहाँ तक कि ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की पट्टिका पर 3 प्राचीन पात्रों को महसूस करने की भी कोशिश की। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार ग्रैंड यूनिवर्स हॉल एक निर्जीव वस्तु थी। यह एक अंधे व्यक्ति के लिए मोहक नृत्य करने जैसा था, एक बेकार की बात। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल। असहाय होकर वांग टेंग ने अपनी हरकतें छोड़ दी और आगे कोई भी कदम नहीं उठाया। वह चुपचाप इंतजार करता रहा, कभी कभी अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों को देखता और शोषण करने लायक किसी भी संभावित लक्ष्य की तलाश करता। चौक पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। आज भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह में किसी की भी देर से आने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी यहाँ जल्दी ही आ गए थे। चौक आवाज़ों से गूंज रहा था, लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा था। हालांकि चौक काफ़ी विशाल था, इतने सारे लोगों के खड़े होने के बावजूद भी वहाँ ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं लग रही थी। नक्षत्र सोसाइटी के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और अत्यंत विशिष्ट दिखाई दे रहे थे। कई लोग अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हैं, उनके भाव जटिल होते हैं। शी त्यानयुन और शेन यानफेंग कुछ दूरी पर खड़े होकर नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों को गंभीर भाव से देख रहे थे। नक्षत्र सोसाइटी की भव्यता की तुलना में वे बहुत अधिक दरिद्र प्रतीत होते थे। पिछली बार वांग टेंग से हारने के बाद से उन्हें कई लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था और यहाँ तक कि फैंग किंग्यान भी उनके प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं रखता था। आत्मा में वृद्धि। 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष 3। उन्होंने वांग टेंग के साथ नक्षत्र समाज के अनुचर बनने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। स्वाभाविक रूप से फैंग किंग्यान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि दोनों में प्रतिभा तो थी, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उनकी साधना पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस बार वे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर केवल 23वें और 24वें स्थान पर रहे, जो कि कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के प्रतिभाशाली छात्रों से पीछे रहे। अब उनकी एकमात्र आशा एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा को अपना स्वामी बनाना और इस तरह वांग टेंग के साथ अनुबंध से मुक्त होना था। वेन निंगफू, जियाडेन, किलियन फैंग और अन्य लोग भी थे जिन्हें वांग टेंग ने हराया था। अब उनकी स्थिति और भी खराब थी और उनके पास गुरु को खोजने का एकमात्र रास्ता था। जूलोंग शान सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धाओं के बीच में खड़ा था और नक्षत्र सोसाइटी की दिशा में देख रहा था। वह हताश महसूस कर रहा था। वह फिर हार गया। उनकी दौड़ से वे निराश थे, लेकिन उनके पास अभी भी एक मौका था। भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह एक अवसर था। यदि वह एक दुर्जय मार्शल योद्धा का शिष्य बन सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से कबीले का ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरी तरफ फैंगमो स्वर्ग क्रेन हॉल के कुछ मार्शल योद्धाओं के साथ खड़ा था। स्वर्ग क्रेन हॉल के लोगों को वान डोंग, फैंगमो और अन्य मार्शल योद्धाओं की स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वांग टेंग अब एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। अगर उसने मामले को आगे बढ़ाया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए फैंगमो को भी एक शक्तिशाली गुरु मिलने की उम्मीद थी और यह समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो सकती थी। कम से कम उसे त्यानहे हॉल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह उस समय स्वर्ग क्रेन हॉल छोड़ सकता था। जहां तक वान डोंग और अन्य लोगों की बात है, वह उनकी परवाह नहीं कर सकता था। वह उन्हें खुद ही इससे निपटने देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान डोंग और अन्य लोग उससे पहले अकादमी में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्हें अपने गुरु पहले ही मिल गए होंगे। अगर वे अपने गुरुओं से मदद मांगते तो शायद वे समस्या का समाधान कर पाते। हालांकि वे संभवतः ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुत शर्मनाक था। यदि वे इस मुद्दे को अपने आकाओं के समक्ष उठाएंगे तो इससे उन्हें केवल शर्मिंदगी ही होगी। आखिरकार वान डोंग और बाकी सभी स्वर्ग के मंच पर थे। फिर भी वे एक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को हरा नहीं सके और उसके द्वारा जहर खा लिया गया। अगर यह बात पता चल जाती तो ये हंसी का पात्र बन जाता। यही कारण था कि वान डोंग और अन्य लोग अपने शरीर में मौजूद जहर को ठीक करने में असमर्थ थे। अंत में इन प्रतिभाशाली योद्धाओं के विचार युआन म्यू और अन्य लोगों के समान थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर हारने के बावजूद उनके पास अभी भी आशा की एक किरण थी और वे एक गुरु को खोजकर अपनी गरिमा वापस पाना चाहते थे। टकराना, टकराना, टकराना। अल्पविराम। अचानक किसी अज्ञात स्थान से प्राचीन एवं दूर स्थित घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी, जो पूरे चौक में गूंज उठी। तुरंत ही सभी लोग चुप हो गए, बोलने से परहेज करने लगे और उनकी निगाहें सामने स्थित ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की ओर मुड़ गईं। सभी जानते थे कि भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह शुरू होने वाला था। वांग टेंग ने भी अपनी दृष्टि ग्रैंड यूनिवर्स हॉल की ओर घुमाई। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्टेलर अकादमियों के दुर्जय योद्धा कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें निराशा नहीं होगी। भीड़ के अलग अलग विचारों के बीच अचानक आसमान में आकृतियां दिखाई दीं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग नस्लीय विशेषताएं थीं। कुछ 3 आंखों वाली जाति से थीं, कुछ मानव जाति से थीं और कुछ ऑर्क जाति से थीं। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी भयानक आभा बिखेर रहे थे।
उनकी आभा को देखते हुए ये व्यक्ति कम से कम शाश्वत अवस्था के युद्ध योद्धा थे। जैसे ही ये शक्तिशाली लोग सामने आए, नीचे बैठे सभी विद्यार्थियों की आंखों में उत्सुकता के भाव दिखाई दिए। ये शुरू होने वाला था। भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह शुरू होने वाला था। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और अपने ऊपर के दुर्जय योद्धाओं को स्कैन किया। हालांकि वह जानता था कि अपनी वर्तमान वास्तविक अवस्था वाली असली आंख से इन शक्तिशाली योद्धाओं के वास्तविक क्षेत्र को देखना चुनौतीपूर्ण होगा, फिर भी उसने ऐसा करने का फैसला किया। उसका इरादा केवल उनमें से सबसे शक्तिशाली को पहचानना था। जैसे ही उसकी नज़र इधर उधर घूमी, तीव्र प्रकाश की किरणें वांग टेंग की आंखों में प्रवेश कर गईं। हॉन्फना, वांग टेंग ने चौंक कर कहा, कितना शक्तिशाली। अकादमियों के ये पावर हाउस वाकई बहुत ही भयानक थे। उनमें से हर एक में एक ऐसी चमक थी जो सीधे देखने में बहुत ही चमकदार थी, जैसे कि विशालकाय तारे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे वास्तविक नेत्र निष्क्रिय हो गया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनकी आंखों के माध्यम से प्रवाहित होने लगी, जिससे उन शक्तिशाली शक्तियों को देखने से होने वाली असुविधा कम हो गई। एक ठंडी अनुभूति हुई और उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या आप इन शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं को महसूस कर रहे हैं? टोंगेन ने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। एक नज़र देखा, वांग टेंग ने जवाब दिया। तुम्हारे पास हिम्मत है, टोंगेन ने अवाक होकर कहा। इतने सारे अकादमी के दिग्गजों की मौजूदगी में कई वरिष्ठ छात्रों ने भी अच्छा व्यवहार किया। फिर भी वांग टेंग ने सक्रिय रूप से उनकी जांच करने की हिम्मत की। यहाँ तक कि टोंगेन, जो अपनी निर्भीकता के लिए जानी जाती थी, भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। अचानक उसे लगा कि वांग टेंग ही असली साहसी है। उनमें अभी भी कुछ कमी थी। कम से कम उनके पीछे कुछ तो था, लेकिन वांग टेंग के पास कुछ भी नहीं था। वह अकेला था, फिर भी उसने ऐसा करने की हिम्मत की। केवल असीम साहस वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। वह व्यक्ति कौन है? वांग टेंग ने शक्तिशाली लोगों के समूह के केंद्र की ओर देखा और पूछा। वह हमारी 7वीं तारकीय अकादमी के अध्यक्ष हैं। टोंगेन ने उस आकृति को देखकर थोड़ी श्रद्धा व्यक्त की और आवाज के माध्यम से वांग टेंग को उत्तर दिया। 7वीं तारकीय अकादमी के अध्यक्ष? वांग टेंग चकित था। उसने चुपचाप दूसरे पक्ष का आंकलन किया। राष्ट्रपति सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले एक दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति थे। अन्य योद्धाओं के विपरीत वे एक संयमित आभा बिखेरते थे, एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखते थे। उन्होंने दिव्य पैटर्न से सजी एक तारों वाली पोशाक पहनी थी। राष्ट्रपति ने वांग टेंग की निगाहों को नोटिस किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, भंवरों की तरह, जो वांग टेंग की आंखों को अपने अंदर समा लेने में सक्षम थीं। वांग टेंग ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। वह चौंक गया। राष्ट्रपति की आध्यात्मिक शक्ति भयावह और अवर्णनीय थी। ये तो बस एक झलक थी, लेकिन इसकी तीव्रता भयावह थी। इस राष्ट्रपति के पास ताकत का कौन सा क्षेत्र था? वांग टेंग की वर्तमान शक्ति अभी भी बहुत कम थी, और वह शाश्वत चरण से परे के चरणों को सही ढंग से महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि इस राष्ट्रपति ने उसे जो एहसास दिया वह एजियो ड्रैगन के साथ साथ अकादमी में कई देव मंच के शक्तिशाली लोगों के समान था। यह अनुमान लगाया गया था कि वह भी एक देव मंच अस्तित्व था। क्या हुआ? तुम्हें चेतावनी दी गई है कि लापरवाही से मत घूरो, टोंगेन ने चिढ़ाते हुए कहा। यहाँ तक कि एक देव अवस्था का मार्शल योद्धा भी प्रकट हुआ है। आज का भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह रोमांचक है, वांग टेंग ने उत्साह से कहा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आध्यात्मिक खोखला पहाड़, ये राष्ट्रपति थोड़ा काला दिल वाला है। ये सही है। हर ग्रैंड डिसिपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी एक रोमांचक पल होता है। टोंगेन ने आह भरी, जैसे वह उस समय को याद कर रही हो जब उसने पहली बार स्टेला अकेडमी में प्रवेश लिया था। उसके चेहरे पर पुरानी यादों का एक संकेत दिखाई दिया। उस समय वे ऐसे ही थे। आकाश में शक्तिशाली आकृतियां अपने हाथ हिलाती थीं और उनके शरीर से विशेष उतार चढ़ाव निकलते थे, जिससे अद्वितीय क्षेत्र बनते थे। उन क्षेत्रों के भीतर बल सिंहासनों में संघनित हो गया और वे ऊपर बैठ गए तथा नीचे के छात्रों पर नजर रखी। उनकी निगाह में जांच थी। यद्यपि वे वहां बैठे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे अपने दिव्य लोकों से संसार को देख रहे हों, जिससे एक अवास्तविक अनुभूति उत्पन्न हो रही थी। 7th स्टेला अकादमी के अध्यक्ष बीच में बैठे थे और सभी को हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, नए छात्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ खड़े हैं और 7th स्टेला अकादमी के सदस्य बन गए हैं। कल फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ही कड़ी और शानदार थी, खासकर आखिरी मैच, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। मुझे कहना होगा कि इस पीढ़ी की प्रतिभाओं ने मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बिंदु पर राष्ट्रपति ने अपनी नज़र वांग टेंग की ओर घुमाई। डीन की बातों पर सभी ध्यान दे रहे थे। जब उनकी नज़र वांग टेंग पर पड़ी तो सभी ने देखा और उनके चेहरों पर ईर्ष्या के भाव उभर आए। राष्ट्रपति ने कल की लड़ाई के दौरान वांग टेंग पर विशेष ध्यान दिया। ये निस्संदेह स्टेला अकादमी के छात्रों के लिए एक बड़ा सम्मान था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप सभी उत्कृष्ट हैं, सचमुच उत्कृष्ट हैं। राष्ट्रपति ने अपनी नज़र हटा ली और आगे कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उत्कृष्टता सिर्फ एक पल के लिए नहीं है, बल्कि लगातार बनी रहेगी। हमारी 7वीं तारकीय अकादमी ने कई मजबूत योद्धाओं को जन्म दिया है। मुझे ये भी उम्मीद है कि भविष्य में आप उनमें से एक होंगे, जिससे मुझे और 7वीं तारकीय अकादमी को गर्व होगा। राष्ट्रपति के शब्द सुनकर सभी उत्साहित हो गए। वे इस अद्भुत सम्मान के लिए स्टेलर अकादमीज में आए थे। तारकीय अकादमियां अनगिनत वर्षों से ब्रह्मांड में दृढ़ता से खड़ी थीं, मार्शल साधना के लिए एक सर्वोच्च अभयारण्य। जब कोई मार्शल योद्धा स्टेलर अकादमियों को अपने पर गर्व करने में सक्षम हो जाता है, तो उस मार्शल योद्धा का नाम पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इस बूढ़े आदमी में पिरामिड योजना का सा माहौल है, वान टेंग ने खुद से कहा। गोल गेंद, वह स्टेलर अकादमी के अध्यक्ष थे, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि उनमें पिरामिड स्कीम की झलक थी। क्या वह गंभीर थे? तारकीय अकादमी के अध्यक्ष के संबंध में राउंड बॉल स्वाभाविक रूप से बहुत जिज्ञासु था, इसलिए वह अवलोकन कर रहा था। वान टेंग की बुदबुदाहट राउंड बॉल से छिपी नहीं थी और उसने सब कुछ सुन लिया। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह तुरंत शुरू होगा। 7वें स्टेलर अकादमी के अध्यक्ष ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उनकी आवाज़ पूरे चौक में गूंज उठी और उन्होंने आधिकारिक तौर पर भव्य शिष्य स्वीकृति समारोह की शुरुआत की घोषणा की। भीड़ का उत्साह तुरंत बढ़ गया और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक इसी समय राष्ट्रपति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे चौक के ऊपर की जगह में हलचल मच गई। जल्द ही धीरे धीरे एक ऊंचे पहाड़ का भ्रम पैदा हो गया। ये है। वान टेंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अंतर्दृष्टि की चमक चमक रही थी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और भव्य पर्वत सबके सिर के ऊपर लटक रहा था और उसमें से एक भव्य आभा निकल रही थी, जो विस्मयकारी थी। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक काल्पनिक और भ्रामक एहसास मात्र है। नहीं, ये पर्वत असली है, लेकिन यह इस स्थान और दूसरे स्थान के बीच मौजूद है। वान टेंग ने अपनी अंतरिक्ष काया को सक्रिय किया और कुछ देखा। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित था। ऐसे तरीके सचमुच अकल्पनीय थे। 7वें तारकीय अकादमी के अध्यक्ष ने बस एक सहज लहर के साथ ऐसी अकल्पनीय तकनीकों का प्रदर्शन किया। उनकी ताकत निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। वान टेंग को लगा कि उसने स्टेलर अकादमियों में आकर सही चुनाव किया है। ये जगह मार्शल साधना के लिए सच्चा अभयारण्य थी। इस पर्वत को आध्यात्मिक खोखला पर्वत कहा जाता है। यह आपकी आत्मा, इच्छाशक्ति, साधना, प्रतिभा और बहुत कुछ का आकलन कर सकता है। बाद में हर कोई आध्यात्मिक खोखले पर्वत में प्रवेश करेगा और आपको केवल इस पर चढ़ना होगा। हमारे अकादमी के विशेषज्ञ आपके कार्यों और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के परिणामों के आधार पर आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और शिष्यों का चयन करेंगे, अध्यक्ष ने धीरे से समझाया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पहाड़ को देख रहे थे। वान टेंग भी विशेष रूप से आश्चर्यचकित थे। आध्यात्मिक खोखला पर्वत। ये पर्वत अप्रत्याशित रूप से रहस्यमय था, जो आत्मा, इच्छाशक्ति, साधना, प्रतिभा और बहुत कुछ का आकलन करने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है, टोंगेन ने जटिल भाव के साथ कहा, मानो वह कुछ अप्रिय यादें याद कर रहा हो। ये कितना मुश्किल है? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। बहुत बहुत मुश्किल है। एक बार अंदर जाने पर आपको पता चल जाएगा, टोंगेन ने जवाब दिया। उसके वर्णन से वान टेंग और भी अधिक उत्सुक हो गया। ये पर्वत बहुत दिलचस्प लग रहा था। अन्य लोग भी उत्सुक थे तथा आवाज के माध्यम से चर्चा में शामिल हो रहे थे। इस पहाड़ पर चढ़ो, जितना ऊपर पहुंचोगे उतना ही अधिक लाभ होगा। इसलिए इस पर्वत पर चढ़ने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करें। जो शिखर पर पहुंचेगा उसे एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। बोलते समय राष्ट्रपति के मुंह के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। पूरी क्लास दंग रह गई। रहस्यमय इनाम। ये तथ्य कि शिखर पर पहुंचने पर एक रहस्यमय इनाम मिलेगा, ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक क्षण के लिए सभी के दिलों में उत्साह भर गया। राष्ट्रपति द्वारा बताए गए रहस्यमय इनाम ने उनके दिलों में बहुत उत्सुकता जगा दी। यह इनाम क्या हो सकता है? निश्चित रूप से यह कोई साधारण इनाम नहीं था। चूंकि राष्ट्रपति ने इस रहस्यमय इनाम का उल्लेख व्यक्तिगत रूप से किया है, इसलिए यह अवश्य ही कुछ असाधारण बात होगी। यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना हो सकता है। युआन म्यू वान टेंग को देखे बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की झलक थी। वान टेंग ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष पर चढ़ने पर 1 मिलियन अंक अर्जित किए। अब इस आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर युआन म्यू ने दूसरों से आगे निकलने, शिखर तक पहुंचने और उस रहस्यमय इनाम को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। आध्यात्मिक खोखला पहाड़। ये राष्ट्रपति थोड़ा काला दिल वाला है। 2. अपनी इच्छाशक्ति और प्रतिभा के बारे में युआन म्यू बेहद आश्वस्त था। उसे विश्वास नहीं था कि वह इस बार वान टेंग से हार जाएगा। दूसरी तरफ जुलोंग शान की आंखें भी चमक रही थीं। उसने गुस्से से वान टेंग को घूरा।
ये सभी लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? वांग टेंग अपनी नाक रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका, वह कुछ अवाक महसूस कर रहा था। हा, किसने तुम्हें इस रहस्यमयी इनाम के लिए सबसे अनुकूल दावेदार बनने के लिए कहा? टोंगेन ने हंसते हुए कहा, वैसे राष्ट्रपति हर बार एक ही रूटीन का उपयोग करते हैं। मैंने किसी को शिखर पर पहुंचते और अंततः उस रहस्यमयी इनाम को प्राप्त करते नहीं देखा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि यह क्या है। उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया और फिर से वांग टेंग की ओर देखा, अपनी प्रत्याशा व्यक्त करते हुए। यदि आप उस रहस्यमय इनाम को प्राप्त कर सकते हैं और इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, तो मैं न केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आपको धन्यवाद दूंगी, बल्कि कई अन्य लोग भी आपके आभारी होंगे। क्या? वांग टेंग थोड़ा अचंभित था। क्या किसी को भी यह इनाम नहीं मिला? हाँ, क्या तुम्हें लगा कि यह इनाम पाना आसान था? टोंगेन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ ठहाका लगाया। ये राष्ट्रपति की सामान्य चाल है, आप नए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना और खजाने की इच्छा को उत्तेजित करना, फिर आपको आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर चढ़ने के लिए बेताब करना। अंत में आप पाएंगे कि भले ही आप अपनी सारी ताकत खर्च कर दें, फिर भी आप आध्यात्मिक खोखले पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। हमें ये भी नहीं पता कि यह पर्वत कितना ऊंचा है। आप चलते रहें और शिखर आपके ठीक सामने प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में यह अभी भी बहुत दूर है। यह आध्यात्मिक खोखले पर्वत का अनोखा पहलू है और साथ ही ये सबसे अधिक परेशान करने वाला हिस्सा है। ये स्पष्ट था कि टोंगेन के मन में आध्यात्मिक खोखले पर्वत के प्रति गहरी नाराजगी थी। अरे, क्या हमारा राष्ट्रपति इतना षड्यंत्रकारी है? वांग टेंग ने आकाश में दयालु दिखने वाले राष्ट्रपति को देखा। अचानक उसे लगा कि शायद उसने उसे कम आंका है। आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते। ये बूढ़ा आदमी बहुत दुष्ट था। मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारा वॉयस ट्रांसमिशन राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की नज़र से बच नहीं सकता, टोंगेन ने धीरे से कहा। वांग टेंग ने आश्चर्य से टोंगेन को देखा। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा था कि तुम जानते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साहसी होगे। टोंगेन ने हंसते हुए कहा। अरे, तुमने मुझे मार डाला। वांग टेंग ने एक गाली देते हुए अपनी गर्दन को अकड़ाते हुए राष्ट्रपति के चेहरे की ओर देखा। राष्ट्रपति वांग टेंग की ओर देखकर मुस्कुराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस मुस्कुराहट ने वांग टेंग को सीधे तौर पर स्तब्ध कर दिया। चाहे वह भ्रम था या नहीं, इस समय वह दयालु मुस्कान द्वेष की भावना से भरी हुई लग रही थी। अरे, उसने ये सुना। हा, टोंगेन खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। अगर यह मौका न होता तो शायद वह हंसते हुए अपनी जांघें थपथपाती। वह स्तब्ध रह गया। बेवकूफ, उसने राष्ट्रपति के बारे में बुरा भला कहने की हिम्मत की। क्या वह बुरी तरह डर गया था? वांग टेंग ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ टोंगेन को देखा, अपने दांत पीसते हुए और इस महिला को सबक सिखाने का अवसर ढूंढने की कसम खाए। यह मत सोचो कि तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। रेनॉल्ड्स, बाइचुआन लियू और ताई बेइशा ने जब वांग टेंग को हार का सामना करते देखा तो वे चुपके से हंस पड़े। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में वांग टेंग से पराजित इन सभी प्रतिभावानों को उसे असमंजस में देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये तुम्हारे अपने शब्द हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, टोंगेन ने घबराते हुए कहा और जल्दी से कुछ कदम एक तरफ हट गया। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने उसकी ओर मुस्कराते हुए कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तुम घबरा क्यों रही हो? बकवास, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, टोंगेन ने जवाब दिया। बड़ी बहन, निश्चिंत रहो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, वांग टेंग ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? टोंगेन ने अपनी आंखें घुमाईं। वांग टेंग ने टोंगेन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। वह आज उससे बदला नहीं ले सकता था, इसलिए वह चुपचाप सह सकता था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि आध्यात्मिक खोखले पहाड़ की चोटी पर कभी कोई नहीं चढ़ा है? यू युनशियान, वू यान और अन्य लोगों ने भी इस प्रश्न के बारे में बहुत उत्सुकता से देखा। जहां तक मुझे पता है, निश्चित रूप से नहीं, टोंगेन ने कहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप वेइना और बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। वांग टेंग ने वेइना और अन्य लोगों की ओर देखा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। जैसा कि टोंगेन ने कहा, कोई भी सफलतापूर्वक शिखर तक नहीं पहुंच पाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले कभी नहीं, वांग टेंग ने अनिच्छा से पूछा। और उन जजों के बारे में क्या? वेइना और बाकी लोग हैरान रह गए। उसने जजों से अपनी तुलना करने की हिम्मत की। वू यान, यू युनशियान और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा। कभी कभी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता था कि वांग टेंग की महत्वाकांक्षा उनकी तुलना में अधिक थी। कम से कम इस स्तर पर वे अपनी तुलना उन न्यायाधीशों से करने की हिम्मत नहीं करते। टोंगेन ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ न्यायाधीश शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन 7वें तार्कीय अकादमी के हमारे न्यायाधीश अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या ऐसा है?
वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, जब तक कोई शिखर तक पहुंचता है, इसका मतलब है कि इस पर्वत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। टोंगन ने उसकी ओर देखा और सोचा कि यह आदमी वास्तव में थोड़ा घमंडी है, जो हमेशा खुद की तुलना उन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से करना चाहता है। इस समय वह वांग टेंग के प्रदर्शन का भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगर वह वाकई शीर्ष पर पहुंच जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि उसकी नज़र अच्छी है। तब तक वह अपनी बहन के सामने भी शेखी बघार सकती थी। आखिरकार उसकी बहन को भी आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली प्रतिभा के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना पड़ा। सभी लोग, समय आ गया है, तुरंत आध्यात्मिक खोखले पर्वत में प्रवेश करें। राष्ट्रपति की आवाज़ अचानक तेज हो गई, पूरे चौक में गूंज उठी, जिससे सभी की आत्माएं हिल गईं। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी के सिर के ऊपर पहाड़ की तलहटी में एक आयामी दरार दिखाई दी। हौंफना नीचे तत्काल ही शोर मच गया और सभी लोग अचानक वास्तविकता में आ गए, उनकी नज़रें आयामी दरार पर केंद्रित हो गईं। तब धमाका धमाका धमाका, अल्पविराम, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकृतियां बाहर निकलीं, प्रकाश की लकीरों में बदलती हुई, आध्यात्मिक खोखले पर्वत के नीचे आयामी दरार की ओर बढ़ती गईं। कुछ ही समय में चौक पर उपस्थित अधिकांश नए छात्र आयामी दरार में प्रवेश कर गए और आध्यात्मिक खोखले पर्वत की तलहटी में दिखाई दिए। दूसरी ओर ज़ुलोंगशान आगे बढ़ा, गहरे लाल लपटों में परिवर्तित होकर आयामी दरार में भाग गया। फिर फैंग मो की बारी आई। वह हरे प्रकाश की किरण में बदल गया और ज़ुलोंगशान का पीछा करते हुए आध्यात्मिक खोखले पर्वत में चला गया। युआन म्यू ने वांग टेंग की ओर देखा और आकाश में कदम रखा। वह जल्दी में नहीं था। भीड़ अपने आप अलग हो गई और उसे आध्यात्मिक खोखले पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति दी। शी त्यानयुन, शेन यानफेंग, वेन निंगफू, गैडोन और क्यूई लियानफेंग ने उच्च आत्माओं में आध्यात्मिक खोखले पर्वत में प्रवेश किया। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनके सामने कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। आओ, हम भी ऊपर चलें। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और बाहर निकल गया। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा दृश्य निस्संदेह सबसे अधिक आंख को पकड़ने वाला था। अकादमी के दुर्जेय मार्शल योद्धा भी अपनी नज़रें उस पर डालने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने सबसे पहले नक्षत्र समाज के सदस्यों को देखा, फिर उनकी नज़रें वांग टेंग पर पड़ीं। ऊपर देखते हुए राजसी और विशाल आध्यात्मिक खोखला पर्वत ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, जिससे प्राचीनता और उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। उसी समय पूरे पहाड़ पर एक बहुत ही अजीब आभा फैल गई। भले ही वह पहाड़ की तलहटी में था, लेकिन वांग टेंग को लगा कि उसका शरीर अनजाने में डूब रहा है। 7वीं तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये काफ़ी मनोरंजक लग रहा था। बहुत जल्द नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य आध्यात्मिक खोखले पर्वत में प्रवेश कर गए। वांग टेंग ने अपने सामने के दृश्य में थोड़ा बदलाव महसूस किया और उसके पैर पहले से ही ठोस जमीन पर थे, आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक खोखले पर्वत के तल पर। ऊपर देखते हुए राजसी और विशाल आध्यात्मिक खोखला पर्वत ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, जिससे प्राचीनता और उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। उसी समय पूरे पहाड़ पर एक बहुत ही अजीब आभा फैल गई। भले ही वह पहाड़ की तलहटी में था, लेकिन वांग टेंग को लगा कि उसका शरीर अनजाने में डूब रहा है। चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो, बल हो या उसके शरीर में जन्मजात प्रतिभाएं हों, सब कुछ सुस्त हो गया, जिससे इन साधनों का उपयोग करना बेहद मुश्किल हो गया। यू किकियाओ, यू यूनिक्सियन, बोरिट और अन्य लोग उसके आसपास थे। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सब लोग, चलो अलग अलग पहाड़ पर चढ़ते हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वांग टेंग, देखते हैं कि इस बार तुम हम सबको पीछे छोड़ पाते हो या नहीं, वू यान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नज़रें चमक उठीं। क्या होगा अगर मैं आगे निकल जाऊं? वांग टेंग ने पूछा। यदि आप हमसे आगे निकल जाते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लूंगा। मैं स्वेच्छा से नक्षत्र सोसाइटी में शामिल हो जाऊंगा और फिर कोई पछतावा नहीं होगा, वू यान ने उत्तर दिया। ठीक है, ये सौदा हो गया। वांग टेंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया और बड़े कदमों से पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। चलो चलें। वू यान, यू यूनिक्सियन, लुतियान, रेनॉल्ड्स और यहाँ तक कि यू क्यूकेओ ने भी उसकी पीठ को देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और उसका पीछा किया।